प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रंजित त्रिपाठी जी और मैं संदीप आरके सिंह। आज का जो हमारा विषय है, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल पेश किया गया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लाने के लिए सपा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तुरंत नकार दिया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन हम न सोच रहे हैं न होने देंगे। इस प्रकार की बात करते हुए उसको पूरी तरह नकार दिया गया। तो रंजय जी, सबसे पहला आपसे ये सवाल ये है कि सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कसम खाई है कि हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, जिसको कल अखिलेश यादव जी ने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वो वीडियो है। तो हाँ, 1 ट्रिलियन। तो उसको जो है पाने के लिए उसकी राह में एक क्या आप रिजर्वेशन जो कि प्राइवेट सेक्टर में पुश किया जा रहा था समाजवादियों द्वारा, उसको एक रोड़ा मानते हैं? और सरकार ने जो निर्णय लिया कि उसको हटा दिया गया, उसको रास्ते में नहीं आने दिया गया, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों के जो इस्टेब्लिशमेंट, वे ऑफ कल्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चनेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, सब में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अब उसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम जब आप करेंगे तो रिजल्ट आना ही चाहिए। विदाउट रिजल्ट, एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो रिजल्ट होना चाहिए, और विदाउट रिजल्ट जो है आप कोई भी काम करेंगे तो इट मेक्स नो सेंस। आप समय तो बर्बाद कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, और इफ इट मेक्स नो रिजल्ट देन नो सेंस ऑफ डूइंग दैट थिंग। सरकार विभाग में यही एक चीज है कि कोई भी एक काम किया जाता है तो उसमें उसमें इतने नोटिंग मतलब नो बडी इज रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग। वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कोई ले रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला व्यक्ति एक प्रॉपर टैलेंटेड या एक विद फुल मतलब उसके अंदर में एक अथॉरिटी लेने की एक क्षमता होनी चाहिए, क्षमतावान व्यक्ति होना चाहिए जो डिसीजन ले सकेगा। और बिना डिसीजन लिया कोई चीज का रिजल्ट नहीं आता है, और प्राइवेट सेक्टर रिजल्ट्स पे ही चलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लगा दिया, तो रिजर्वेशन लगाने का मतलब जॉब में रिजर्वेशन के ये इस तरह से सरकार खिलाफ क्यों गई, विरोध में गई, पहले उसके बैकएंड में पीछे में जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जिस मंशा के साथ में ये रिजर्वेशन लाया गया, मुझे लगता है कि इट वाज गुड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाना था, ऊपर लाना था, दबे थे, कुचले थे। हालांकि उसको एक नैरेटिव बनाया गया कि इनको कौन उनको दबाए कुचलने का कार्यक्रम, जो दबे कुचले थे वो दबे कुचले मुगल शासन और अंग्रेज शासन से थे। हिंदू समाज ने तो नहीं उनको दबाया कुचलाया था, दबे कुचले तो उनसे ही थे वो। तो खैर एनीवे, तो उनको ऊपर लाने के लिए लाया गया। लेकिन क्या होता है कि रिजर्वेशन का जो एक स्ट्रक्चर है ना, उसमें रिफॉर्म की जरूरत हमेशा रही है, और इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। क्या होता है कि रिजर्वेशन का पहला स्टेप आता है किसी भी बच्चे के एडमिशन का। जॉब बाद की बात है, एडमिशन इज द फर्स्ट थिंग। कि आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या कॉमर्स कॉलेज में, जिसमें भी एक पहले एडमिशन लेना है। एडमिशन लेने के लिए उन्होंने एक तरीका बना दिया कि इतने परसेंट भी आएंगे तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, हमें मान लेते हैं, इट्स ओके फाइन। लेकिन इसी में देखा गया है कि बहुत हाईली रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके ऊपर में नेगेटिव मार्क और 0 मार्क वालों को भी एडमिशन मिल गया, क्योंकि उनको वो सीट भरनी है। आप यू कैन नॉट लीव दैट सीट ऑल्सो वैकेंट। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपका टैलेंट पूल वहीं से खत्म होना चालू हो जाता है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को काहिल और नकारा बनाने का एक पूरा का पूरा एक, मैं से कहता हूं, प्रयास है। क्योंकि क्या होता है कि आप 100 में से 0 नंबर लिए, मतलब आपको कुछ नहीं आता है ना, आपको कुछ नहीं आता है। 5 नंबर लिए तब भी 5% तो आता है, आपने माइनस वाले का भी एडमिशन ले दे रहे हैं तो आप मतलब कुछ नहीं आता है, कुछ में से भी कुछ नहीं आता है आपको। जब आपको कुछ में से कुछ नहीं आता है तो फिर आपको काहे का कौन सा काम कर लेंगे आप, कौन सा जॉब है जो आप कर लेंगे। तो इस चीज को लेकर के
हो सकता है सरकारी विभाग में, सरकार में सबको बराबर लेके चलने का एक सिस्टम है, सबको अपॉर्चुनिटी देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन के आधार पे अपॉर्चुनिटी देनी है तो सरकारी में चलेगा। बट प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उसको तो रिजल्ट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट लेना होगा तो फिर आप एक रिजल्ट मतलब एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ही आप वहां पे ले सकते हैं। और वो रिजर्वेशन से पॉसिबल नहीं है कि मतलब इनका ये इस जाति के हैं तो ये इनके इतने ही कम नंबर आए हैं, इनका इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, इनको ये भी नहीं है, तब भी अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 5 पोस्ट इंजीनियर की खाली है तो 2 पोस्ट उनको चाहिए, 3 पोस्ट उनको चाहिए, देना ही देना। ऐसा नहीं, पांचों पे टैलेंटेड चाहिए, किसी भी जाति के हों। ऐसा नहीं है कि जो जो जातियां हैं, जो जातीय रिजर्वेशन में आती है उसमें टैलेंटेड लोग नहीं है, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग उसमें भी होते हैं, लेकिन उनको टैलेंट को उनको ऊपर तो आने दीजिए। एक बार इस रिजर्वेशन में भी तो थोड़ा सा तो एक सिस्टम चीज करिए कि भाई एक बार जिसको उसकी फायदा मिल गया, वो अब एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया, वो कमा रहा है, खा रहा है, एक वो मिडिल क्लास में भी आ गया, तब भी उसके घर में जो है वो रिजर्वेशन चल रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए हम इस रिजर्वेशन में अगर मान लीजिए एडमिशन की 100 सीट है तो ठीक 50 हम एक ऐसा पूल तैयार कर दे रहे हैं जिसमें मतलब वो भावना नहीं है, समझ रहे ना? मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप रिजल्ट नहीं देंगे तो वो कैटेगरी जाती है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। वो उसमें गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा लोग, और ऑफ कोर्स बचे हुए जो रिजर्वेशन नहीं, नॉन रिजर्व है, उसमें भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं क्योंकि उसके गवर्नमेंट जॉब के लोगों के अपने फायदे लोगों को दिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करने से आप क्या होगा, आप प्राइवेट सेक्टर का हाथ और तोड़ देंगे, बुद्धि आपने उनकी बंद कर दिया। तो वहां पे किसी भी जात का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, आए, टैलेंट से आए, टैलेंट के बेसिस से चुना जाए, अपना टैलेंट दिखाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, रिजल्ट दे और आगे ग्रोथ हो उसकी। इसलिए ठीक है। ये प्राइवेट में रिजर्वेशन को रोका गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक जैसे आपने कहा टैलेंट पूल, भाई जाहिर सी बात है टैलेंट एक ऐसी चीज है जो भगवान ने प्रदत्त की है और वो जरूरी नहीं है कि किसी अमीर आदमी, किसी अधिकारी के यहाँ पे जो पैदा हुआ बच्चा उसी के पास है। एक आगे बढ़ने की जिजीविषा, क्षमता, हम लोग तो ऐसे जानते हैं, हम लोग स्वयं अपने परिवारों में देखे हैं लोग जो बहुत कम क्षमताओं के, कम रिसोर्सेज के बावजूद अपने दम, अपने क्षमताओं के प्रति और गरीबी से दूर होने की जो उनकी सोच थी, उससे उसके उस सोच के चलते उन्होंने काफी मेहनत की। जो भी सीमित मौके मिले या असीमित मौके मिले, जो जैसा भी था, जहां रहे मेहनत किया, आगे बढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और एक जनरेशन को और बेहतर किया। तो ये एक मानसिकता है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं। सरकारी नौकरी क्या करती है कि वो आपको रिसोर्स फुल कर देती है फॉर लाइफ, कि ठीक है अब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी यू विल बी गेटिंग योर सैलरी। जैसा कोविड टाइम्स में हुआ, कोविड टाइम में पूरे भारत के सारे बिजनेसेस बंद हो गए, पर सरकारी नौकरियों पे और बहुत सारे बिजनेसेस ने शायद अपने यहाँ से लोगों को निकाला हो गया। कई अच्छे लोगों ने मैं जानता हूँ कई कंपनीज को जिन्होंने 1-1.5 साल अपने एम्प्लॉयज को कैसे करके ही सैलरीज दी हैं, बहुत सारे कट भी किए होंगे सैलरीज में। वो सबसे पहला असर प्राइवेट सेक्टर पे आया था, बिजनेसेस कैसे चले हैं, कैसे सरवाइव किया लोगों ने। पर सरकारी अधिकारियों को तो हर महीने जो है वो सैलरी आ ही रही थी, उनका एक तनख्वाह पैसा, मतलब सैलरी तो का एक पैसा भी नहीं कटा उनका। दे वर सेट। एक थोड़ा सा ये आया था कि शायद कोविड की वजह से सरकार उनके डीए का शायद कुछ 4% का ऐसा होता है, तो वो पोस्टपोन करेगी, वो तत्काल नहीं देगी, वो बाद में देगी। उस पे भी बहुत ज्यादा हमने 2 ही महीने के अंदर बहुत ज्यादा बवाल सुन लिया था कि यार ये सरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा पैसा कैसे काट सकते हैं। अरे भाई, मैं आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट पीपल एंड दे थिंक कि सरकार पैसे छाप के उनको नौकरी पैसा दे रही है, या उनकी सैलरी कहाँ से एग्जैक्टली आ रही है। उनकी सैलरी आ रही है प्राइवेट आदमी जो बिजनेस में पैसा पैदा कर रहा है, उस पैसे से जो इकोनॉमी चल रही है, उससे जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है, उस टैक्स का कुछ हिस्सा आपकी सैलरीज में जाता है। फिर भी मानसिकता सरकारी लोगों की ये होती है कि प्राइवेट वाले तो चोर है। ये वामपंथियों ने हमें पिछले 60-70 साल में, और नेहरू, गांधी, कांग्रेस सरकारों ने प्राइवेट को, जैसे नेहरू टाटा से कहते थे प्रॉफिट इज अ डर्टी वर्ड, जय
डोंट नेवर टॉक टू मी अबाउट इट। सो वो मानसिकता पूरी तरह परकोलेट की गई। हर सरकारी आदमी उसको उसको लगता है कि सैलरी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लॉकडाउन हो कुछ भी हो डजंट मैटर, देश में कुछ भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मतलब सैलरी तो मुझे मिलनी चाहिए। बाकी उसके अलावा वो क्या करता है हम सबको पता है, तो किस मानसिकता से वो लोग क्या काम करते हैं मैक्सिमम अधिकारी। मैं अपनी बात पे आ ही रहा था कि तो और इसका ये भुक्तभोगी वो स्वयं भी है। ऐसा नहीं कि सरकारी अधिकारी जो तो क्या है कि जब सेट फॉर लाइफ है तो उसको काम करे चाहे ना करे। मैं जानता हूँ सचिवालयों में, बाबू में, कई जगह पे एक एक फाइल फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने में 3 दिन लगते हैं। जो आप कह रहे थे नोटिंग होती है, ये होता है वो होता है, वो आदमी ही लेके जा रहा है। उसका कोई डिजिटाइजेशन नहीं है, वो एक मेल के रूप में फॉरवर्ड नहीं की जा रही है, उस पे कोई सहमति असहमति नहीं है। वो पूरा पोथा जो है जाता है ऊपर, वो रखा रहता है, वो कहाँ रहता है ढूंढने में भी दिक्कत है, 3 बाबू लगे रहते हैं, चपरासी भी। तो उसके बाद है कि परसों करो भाई, जिसकी फाइल है वो परसों करेगा तो उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरीके से चीजें लटकी हुई हैं, बहुत सालों से लटकी हुई हैं। सेकंड, जहाँ प्लानिंग की बात आती है, जैसे गवर्नमेंट के अभी कुछ दिन पहले आई वाज हियरिंग कि एक जगह पे ब्रिज बनना है, वहां पे ट्रैफिक है, somebody had a problem, some senior person on the government side, he thought कि यहाँ पे एक ब्रिज बनना चाहिए। तो जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में वहां के लोगों का, वहां के ट्रैफिक के मूवमेंट का कोई केस स्टडी नहीं है, कुछ नहीं है कि ट्रैफिक किधर से आता है किधर से आता है। वो सीधे कि यार यहाँ से ना एक एक ब्रिज बनाओ, एक ऊपर से निकालो, एक नीचे से निकालो, एक अंडरपास बना दो, ऐसे करके खत्म करो। उसमें उस वो जंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जंक्शन लखनऊ शहर में 3-4 शहरों की मतलब आप ये समझ लीजिए गोरखपुर से आता हुआ जो ट्रैफिक है, फैजाबाद से अयोध्या से जो आता हुआ ट्रैफिक है उसको मीट करता है, सुल्तानपुर से बनारस से जो आता हुआ ट्रैफिक है उस पे मीट करता है। वो वही रास्ता कानपुर भी जाता है, वैसे रास्ते से लोग निकलते हैं फिर रायबरेली की तरफ भी जाते हैं। और वो शहर के अपने ही अंदरूनी ट्रैफिक का भी मेजर जंक्शन है। तो वहां पे इस बात की बिल्कुल ये नहीं सोचा गया है कि ये जो हमारा ट्रैफिक मूवमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें। वो बस ये है कि जो हमारा ढर्रा चल रहा है, जो हमारी प्लानिंग है, जिस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर सकते हैं, जितना उनका क्षमता है, उस बेसिस पे प्रोजेक्ट बनेगा। और उसका एक असर हम अभी अपने एक और जगह पे देख रहे हैं जहाँ पे 2 साल 2.5 साल से पूरी सड़क घेर के बाकायदा एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, और मतलब पूरी सड़क घेर ली गई है, सर्विस रोड पे लोग चल रहे हैं, पूरी सर्विस रोड तबाह हो गई है। आप भी जानते हैं, आप भी इस इलाके के वासी हैं। तो यही मेट्रो बनती है तो मेट्रो नहीं, अपना हमने उस रास्ते पे जाना ही छोड़ दिया है। सब मैंने भी छोड़ा, मैंने कसम खा लिया कि वो उस रास्ते पे तो कोई मतलब नहीं है। और उस रास्ते पे 2-3 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे इमरजेंसी में आदमी जाता है। तो अब इमरजेंसी में कैसे जाता है, कैसे, लास्ट ईयर तो मेरा खुद का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई डोंट वांट टू मतलब दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट पॉइंट इसकी जो प्लानिंग है उस ये जो मानसिकता है, बेसिकली द मानसिकता है कि हम कुछ भी डिजाइन, हम भी कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल, वी डोंट नीड टू आस्क, वी डोंट नीड टू थिंक। हम जब सजेस्ट, इवन देन हमने जब सजेशन दिया कि सर कंसीडर दीज पॉइंट्स, तो ये होगा अब तो डीपीआर बन गई यार, अब तो सैंक्शन आ गया यार, अब तो ये हो गया, अब कौन करेगा चेंजेस, हटाओ साला जो चल रहा है चलने दो। 150-200 करोड़ आप सैंक्शन करा लेते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि एक ट्रैफिक जो सीधे जाएगा वो दाएं कैसे जाएगा, जो दाएं जाएगा वो जो उधर से, मतलब एक खैर नहीं ये बहुत छोटा। और अब मैं जान रहा हूँ इट इज गोइंग टू बिकम अ पेन पॉइंट। ये जो हमारा लखनऊ शहर जिसकी बात हो, जिसके यूपीजी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहे, उसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है। और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिन लोग की जिम्मेदारी है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोएक्टिव बेसिस पे बेहतर किया जाए, उनको मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को सामने सामने इस तरीके के ब्लंडर्स करते हुए देख रहा हूँ। और इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब नथिंग। तो बात इसकी ये रेंट नहीं है, ये है कि मानसिकता क्या है। खैर एनीवेज, तो जो अधिकारी बन जाते हैं, चलिए अच्छी बात है, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में योगी जी ने रिजर्वेशन को आउट कर दिया। तो वी आर नॉट गोइंग टू सी पीपल लाइक दिस वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होगी तो शहर भी बेहतर होगा, काफी अच्छा कायदे के लोग आएंगे जब, और उस पे मेरे ख्याल से बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि सरकारी नौकरी की इतनी चाह क्यों है स्टूडेंट्स में। आप तो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और 25 साल से आप लगातार जा रहे हैं,
आपके बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत सारी बातें मुलाकातें हुई होंगी, आप बहुत लोगों को जानते हैं। तो मैं देखता हूँ जैसे अभी हमारी बात हो रही थी यूपीएससी आईएएस बनाने की जो सिस्टम है, उसमें करीब करीब अभी 2023 में करीब 13-14 लाख बच्चों ने अपीयर किया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्री, फिर 14,000 बच्चों का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ, मतलब 13 लाख लोग प्री के लिए अप्लाई किए, फिर प्री से कुछ सेलेक्ट होंगे, मेंस तक पहुंचे सिर्फ 1%। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो हार्डली 0.2% लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं, उसमें से भी आधे जीरो दुखी रहते पॉइंट हैं क्योंकि जीरो उनके 0.13% से 2%। हाँ 0.13% से 2%। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसमें जो सेलेक्ट होता है ना, जो आधे से ज्यादा, जो 500 रैंक से नीचे जो जिसकी सिलेक्शन हुई है, वो दुखी होगा कि उसके मनपसंद का ना कैडर मिला होगा, कैडर मतलब कि जो स्टेट है वो जो चाहता होगा वो नहीं मिला होगा, जो डिपार्टमेंट वो चाहता होगा वो नहीं मिला होगा। हर कोई तो आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने के लिए तैयारी करता है, और जब वो देखता है कि उसको रेलवे सर्विसेज मिल गई हैं या रेवेन्यू नहीं मिला, या फॉरेन सर्विसेज, या मतलब और भी बहुत पोस्टल सर्विसेज मिल जाती हैं, फिर उसको मिजोरम कैडर मिल गया, या उसको वो किसी और ही स्टेट केरल के मिल गया, या बंगाल मिल गया है यूपी का, तो सब हर आदमी जो कोशिश करता है होम कैडर मिले, वो नहीं मिलता तो वो दोबारा तैयारी करते हैं। तो लेकिन फिर भी 13 लाख लोग देते हैं सर। ये क्या मानसिकता है कि इतने मिनिमल परसेंटेज पे भी लोग, बच्चे, आज की यूथ अपना 4-4 6-6 साल तैयारी में बर्बाद करते हैं। हम बताते हैं, देखिए, एक अब आप एक ध्यान रखिए, इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो मैं एक-एक करके बात करता हूँ। पहला है कि जो एक नैरेटिव बनाया गया और जो एक भारत के आज़ाद होने के समय पे जो एक तरह से हम कहने को तो थे क्या बोलते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट वाले, मतलब हम ना अमेरिका की तरफ ना रशिया की तरफ, लेकिन हमारी जो विचारधारा रही हमारे नीति नियंताओं की और हमारे नेताओं की, वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रही। क्योंकि जैसे ही देश आजाद हुआ तो इन कम्युनिस्टों ने तुरंत जो है अपनी आदत के अनुसार नेहरू जी का चरण चुंबन चालू कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात है, आई हैव नो रिग्रेट्स इन सेइंग दिस, चरण चुंबन, कि कि आप हमें देते रहो, हम आपका करते रहें। एक फिल्म आई थी, अगर इसमें तीसरे एग्जाम्पल दो, एक फिल्म आई थी इलाहाबाद पृष्ठभूमि की थी, उस हासिल, उसमें जब गुंडे जो है उसके साथी को मार देते हैं तो दूसरे साथी को बोलते हैं, अरे तुम क्या करोगे, तुमको कौन रोटी खिलाएगा, तो कहता आप खिलाओगे, आप खिलाओगे, मतलब कि जो है वही खिलाते हैं। तो उस शुरू में नेहरू जी को के पास में सत्ता आई, तो सत्ता के ये अपने दलाली और सत्ता की जो है उन्होंने कर, उन्होंने अब पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस रही कम्युनिस्टों की, और वो कम्युनिज्म माने ब्रेकिंग, मतलब डैमेज, तोड़ दीजिए। कम्युनिस्ट में एक कम्युनिस्ट दूसरे कम्युनिस्ट पे विश्वास नहीं करता है। आप अगर मैं तो कम्युनिस्टों के बीच में नजदीक में रहा हूं, दो कम्युनिस्ट अगर खड़े हैं तो ये वाला कम्युनिस्ट इस वाले कम्युनिस्ट पे विश्वास नहीं करता, और दोनों मिलकर के तीसरे पे विश्वास नहीं करते, और तीसरा जो है चौथे से कहता है ये दोनों बदमाश है। ये है कम्युनिज्म इन शॉर्ट इंडिया का। तो तो क्या होता है कि इन लोगों ने जो है शुरू से एक तो ये रखा कि कैपिटलिज्म, हालांकि खुद बहुत बड़े कैपिटलिज्म होते हैं, ये बिना पैसे के जी नहीं सकते हैं लोग, कैसे भी पैसा चाहिए इनको, कुछ भी करके पैसा चाहिए, किसी पैसा के लिए किसी का भी ये चरण चरण चुंबन और सर चंपी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको ये लगा, इन्होंने सबसे पहले तो जो एक होता है जो कि प्रॉफिट, जैसे नेहरू जी वाला एग्जांपल, नेहरू जी इसी से इन्फ्लुएंस रहे कि प्रॉफिट इज ए डर्टी वर्ड, तो प्रॉफिट मत नहीं बोलना है, भले ही उनके अपने जो है वो जूते जो है वो पेरिस में चमकते हो, कपड़े उनके लंदन धुलने जाते रहे हो, लेकिन अदर शुड नॉट डू एनी प्रॉफिट, ही विल हैव ऑल द प्रिविलेज ऑफ गेटिंग हिज क्लोथ्स पॉलिश्ड इन लंदन, नो प्रॉब्लम, तुमको नहीं करना है। तो एनीवे छोड़ दीजिए, उन पे बात नहीं हो रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सेल्फ डिपेंडेंट काम करने वाला है, वो व्यक्ति एक मुनाफाखोर है, वो दूसरों का चूसता है, खून चूसता है। तो उन्होंने क्या किया, ये और पहली चीज। दूसरी चीज,
जो गवर्नमेंट का जॉब करेंगे उस गवर्नमेंट को जॉब करने वालों को इतनी सारी उन लोगों ने प्रिविलेजेस जोड़ दिए, इतने सारे कि आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल गई, अब आप सारी जिंदगी आपकी नौकरी सिक्योर है। आप चाहे करें चाहे ना करें, कुछ ना करें, एक 5 साल या 7 साल के बाद में एक निश्चित प्रमोशन मिलनी है। प्राइवेट सेक्टर में तो आपको अगले साल में प्रमोशन मिल जाएगी ना, अगले साल में आपको इंसेंटिवाइज हो जाओगे अगर आप परफॉर्म करोगे। वहां तो आप ना करो, तो यहाँ पे क्या नहीं करोगे तो आप सिक्योर नहीं। तो उन्होंने एक तरीके का ये बताया कि भाई जो सरकारी नौकरी जाओ, करना कुछ नहीं है, ऊपरी कमाई अलग से मिलेगी और तनख्वाह जो है वो सही पड़ेगी। प्लस अगर आप किसी बाई चांस से टीचिंग वीचिंग में चले गए तो 2 घंटे का या 1.5 घंटे का दिन भर में काम है, सैलरी आएगी और आप जो है ये एनजीओ चला करके ऊपर से चंदा पानी और चलाओ अपना। तो ये तो सरकारी नौकरी उन्होंने इतने प्रिविलेज लगा दिए और प्राइवेट को बोल दिया प्राइवेट में इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है, प्राइवेट में काम करने वाला जो है वो गुलाम है। तो क्या हुआ कि एक बड़ा जो सेक्शन है देश का, हमारे समाज का, वो सरकारी नौकरी की तरफ चल दिया। अब आज देखेंगे तो ऑल द काइंड ऑफ स्किल बेस्ड जातियां थी हमारे देश में और उन जातियों से कोई भेदभाव नहीं था। अगर लोग देखेंगे तो आज भी अगर गांव में चले जाइए, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के गांव में, तो कोई भी शादी समाज के किसी जाति की अनुपस्थिति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। हर जाति के व्यक्ति का शादी में जरूरत है। समझ रहे हैं ना? क्या वो सबसे नीचे से लेके कहार से लेकर के और तेली हो या कुर्मी हो, या क्योंकि हर व्यक्ति उस पर्टिकुलर आयोजन में सबका एक वैल्यू है, एवरीवन इज इंक्लूडेड। तो क्या होता था, वो हर जातियां स्किल बेस्ड जातियां होती थी। बढ़ई लकड़ी का काम, लोहार लोहे से काम, नाई बाल काटने का काम, ठीक है ना। मतलब इस तरह करके 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 ये सारे के सारे जितने भी थे गांव में, गांव में ये बात कम्युनिस्ट किताबों के जरिए, फिल्मों के जरिए, नाटक के जरिए ये पहुंचाने में कामयाब हो गए कि ये सब कुछ नहीं है, ये तो बढ़ई माने तुम नीच हो, सब्जी उगाते हो, सब्जी का बिजनेस करते हो, कुर्मी हो कोरी हो तो तुम नीच हो। मतलब ये उनके मन में डाला गया कि तुम नीच हो, तुम निम्न कोटि के हो। हालांकि ऐसा सामाजिक ताना बाना देश में कभी था नहीं। तो अब वो क्या किए कि वो चल दिए उच्च बनने। अब बोले उच्च कैसे बनेंगे भैया हम, तो हम उच्च ऐसे बनेंगे कि अब बन जाएंगे हम बाबू सरकारी, चाहे छोटे बाबू, चाहे मझोले बाबू, चाहे बड़े बाबू। और जैसे हम बनेंगे बाबू तो हमारी हो जाएगी नौकरी पक्की, तनख्वाह मिलेगी पूरी, बूट पे करेंगे रोज काला पॉलिश और सर पे लगाएंगे चमेली का तेल, बढ़िया से चमकेंगे। और दूसरा चीज कि हमको कोई कहने वाला नहीं होगा, हम सड़क पे निकलेंगे सब साहेब कहेंगे, तो हम बन गए उच्च। तो उच्च बनोगे, चलो वहां तक जाओगे, तो फिर अब आप वहां तक जाओगे तो फिर आपको पढ़ना लिखना भी पड़ेगा, आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो उनका पढ़ाई में, उनके अंदर में स्किल तो छोड़ दिए ना, स्किल तो छुड़वा दिए। और स्कूल कॉलेज में 0 मार्क, माइनस मार्क, 2%, 5%, 7% मार्क्स पे स्कूल कॉलेज में भर्ती करा दिए। और धीरे धीरे पॉलिसी ऐसी लगी कि भैया आप इनको पास भी कर दीजिए। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के टॉप मेडिकल कॉलेज में से लगभग 30 साल से एमबीए कर रहे लोगों को उनको भगाया गया है। भाई हटाओ, तुम अब तो नहीं कर पाओगे एमबीए। 30 years people are doing MBBS, हॉस्टल मिला हुआ है, हल्की फीस है, काम कुछ और करते हैं वो, लेकिन एमबीबीएस के नाम पे वहां पे पड़े हुए हैं। ऑफिशियली दे आर एमबीबीएस स्टूडेंट। अब उनको धक्का मार के भगाया गया है यहाँ से। अब चलिए जगह खाली कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में आम व्यक्ति अगर 4 साल में पढ़ता है तो 1 साल का एक्स्ट्रा ओरिएंटेशन कोर्स दिया जाता है, उसमें भी कोप अप नहीं कर पाते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल लगा देते हैं। तो अब क्या किया इस कम्युनिस्ट ग्रुप ने, स्किल तो आपसे छीन ली, पढ़ने के लिए आपको सुविधा मिली नहीं, ठीक है, बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको पढ़ने में क्या किया कि भैया आपको 0 पे भी हो जाएगा, चलो। उनके अंदर में ये ग्रोथ नहीं आने दिया कि आपको 30, 40, 50, 60 नंबर लाने हैं।
जिससे आपकी सब्जेक्ट पे पकड़, सब्जेक्ट पे सब होगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगी। भाई अब आप बेसिकली मान देखा लीजिए, जी, हाँ सरकारी अब क्या हुआ प्राइमरी अब ये, स्कूल सिस्टम, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, सरकारी प्राइमरी स्कूल सिस्टम आज भी बहुत ज्यादा पीछे है। हायर एजुकेशन सरकारी का अच्छा है, पर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा लचर है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी स्टूडेंट, उसका अपना एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ही बर्बाद है। उसको वो स्टूडेंट्स लाने के मैं लिए आ रहा हूँ, मिड डे मैं मील आ रहा जैसी हूँ, योजनाएं लानी मैं पड़ती हैं। हाँ नहीं, मैं जी। आ रहा हूँ उस पे, मिड डे मील की जरूरत नहीं थी, मैं आ रहा हूँ ये सबकी क्यों करनी पड़ गई है। तो अब देखिए क्या हुआ, स्किल छीन लिया आपसे, जाति आपके आपके स्किल को नीच बता के कि आपका स्किल ही नीच है। भाई प्रोफेशन है ना, बढ़ई बढ़ई जात थोड़ा है, लोहार जात थोड़ी है, प्रोफेशन है ना, नाई जात नहीं है, प्रोफेशन है, कॉबलर जात नहीं है, प्रोफेशन है। तो इनको जाति बना करके हमारे नीति नियंत्रण ने इनको कहा कि तुम जाति हो और तुम नीच जाति हो, तुम शुद्ध हो, तुम कोई ये समाज में वो, हालांकि कोई भी वो काम कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस पहले उसकी स्किल को हटा दिया, फिर इसके बाद बोला कि तुम एक काम करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बीए एमए करो, सरकार में तुमको नौकरी का रिजर्वेशन कर देते हैं। ठीक है, अब तुम एडमिशन भी बड़े कम नंबर पे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम्हारे पास भी 30 नंबर पे हो जाओगे। अब उनका तो ग्रोथ ही नहीं हुआ, उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ। चलो किसी तरह से करके वहां पहुंच गया, लेकिन वो सिस्टम में भी उन्होंने जो है वही वही किए रखा कि नहीं भाई आप एक बार मुनाफा पा गए, फायदा पा गए, भले ही कितनी पोजीशन पर आप मिडिल क्लास में आ गए, लेकिन तब भी जाति आधारित आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे एक समाज को जो है ना, उन्होंने वो प्रॉपर एजुकेशन में घुसने ही नहीं दिया और उनकी स्किल छीन ली वो अलग। तो क्या हो गया, वो स्किल लेके चले गए अलग कोई और, अब वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, आपने कैसे भी करके जाके मान लीजिए एमए की डिग्री ले ली, माथापच्ची कर रहे हो सरकारी नौकरी मिल जाए। जब तक आप एमए की डिग्री ले रहे हो तब तक अगला बंदा लोगों के चौराहे पे सलमानिया हेयर ड्रेसर लगा करके कई लाखों कमा करके घर खड़ा कर चुका अपना, जबकि आप उस आपकी टैलेंट उस एमए के लिए नहीं है, आप वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल रहते, लाखों कमा रहे होते, आप भी सुखी रहते, आपके परिवार को भी बहुत बढ़िया आपने समर्थन दिया दिया होता, वो भी बहुत आगे बढ़ रहे होते। तो क्या हुआ कि इस तरह से कि पूरा का पूरा जो है ये सिस्टम जो है ये खराब किया गया। अब आते हैं एजुकेशन पे, एजुकेशन कैसे खराब करा, एजुकेशन उन्होंने ऐसे खराब किया कि भैया सरकारी विद्यालय में पढ़ाने तो सरकारी मास्टर ही जा रहे हैं ना, तो सरकारी मास्टर साहब जब पढ़ाने जा रहे हैं तो अन्य की जगह पे इन्होंने भी अपना टेबल के ऊपर में पैर रख करके आंख लेना चालू कर दिया कि भैया हमको नौकरी से कौन निकाल लेगा, हमारी तो नौकरी पक्की है, हम इनको पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं। ये करना, अब बच्चों में वो एजुकेशन लेवल स्कूल में नीचे होता चला गया, मास्टर साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कुछ पढ़ा दे रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब चल रहा है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो मशीनरीज स्कूल्स थे उनको इन लोगों ने अंदर घुसा करके जो है कम्युनिस्टों ने जो है चालू किया कि भैया अब आप आइए, उनको बुलाया, उनसे पैसे खाए, और जगह जगह पे इन्होंने मिशनरीज के, सबसे पहले आप देखिए तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो अन्य स्कूल खुल रहे हैं भारत में, उससे पहले सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ मिशनरी स्कूल खुलते थे। आप आज अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है संत कबीर नगर जिला, उस पर रिसर्च कर लीजिए। मेरी बेसिक फाउंडेशन पढ़ाई की उसी जिले के मगहर कस्बे में हुई है, 7वीं तक मैंने वहां 8वीं तक पढ़ाई करी है उस स्कूल में, सरकारी विद्यालय में। और वहां पे पहला और सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर का स्कूल उतनी दूर मतलब इलाके में सेंट थॉमस था, मिशनरी स्कूल का स्कूल आया था, बाकी के प्राइवेट अब आए। अब उन्होंने देखा कि मिशनरी स्कूल आने चालू हो गए हैं, बढ़िया पैसा लगा, जो मास्टर उस स्कूल में सरकारी विद्यालय में पढ़े वो खुद अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में भेजने लग गए। ये तनख्वाह पा रहे हैं। उस जमाने में मान लीजिए जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो एक पीजीटी टीचर की तनख्वाह होती थी 6,500 रुपया,
और प्राइवेट उस स्कूल में पीजीटी टीचर की तनख्वाह होती थी 1200 रुपया। ये 6500 रुपया कमा रहा है, ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, ये दूसरे के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, इनके बच्चों को 1200 रुपया वाला मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी में पढ़ा रहा है। तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की मटिया मेटी इन्होंने करी। आपको एजुकेशन सिस्टम खराब कर दिया, आपको बोला कि आप कुछ भी पढ़ लोगे, कुछ लिख के आ जाओगे, अलिफ बे लिख के आ जाओगे, तब भी हम आपको 33% का पास मान लेंगे। अगर आप 33% का पास मान लिए तो फार्म भरिए और हम आपको रिजर्वेशन नौकरी दिलवा देंगे। तो अब क्या हुआ, उन लोगों में पूरी की पूरी इनसिक्योरिटी है, समझ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, लोग सरकारी नौकरी के पीछे, मैं खाली रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन की बात हुई तो मैं रिजर्वेशन के बता रहा हूं, लेकिन जो अन्य भी लोग हैं वो भी सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे हैं, वो उनके अंदर भी यही मानसिकता है, पूरी नौकरी मिल गई हमको, सरकारी नौकरी मिल गई, पीएफ मिलेगा, फंड मिलेगा, रिटायर होंगे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, रिटायर होने पे मतलब नौकरी से कोई निकाल नहीं पाएगा, करें चाहे ना करें जो भी है। तो सरकारी नौकरी का एक, लेकिन एक चीज इसमें भी है, सरकारी नौकरी करने पे एक व्यक्ति, मैंने खुद देखा है कि वो सरकारी नौकर डरपोक भी कितना होता है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू टेक डिसीजंस, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कुछ भी होने के पहले उनको एक कमिटी चाहिए, जब तक 10 लोग की कमिटी 10 लोग साइन नहीं कर लेंगे तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, जिससे कि किसी एक के सर पे बात ना आए, बात आए तो 10 के 10 को कैसे नौकरी निकालोगे भाई, एक को तो निकाल सकते, 10 को नहीं निकालोगे, और वो 10 भी आए हैं पीछे से 100 का साइन लेकर के। सो एनीथिंग दैट शुड हैव फिनिश्ड विद इन अ x फ्रेम ऑफ टाइम, दैट गोज टू x क्यूब टाइम और 4 टाइम्स, मतलब पावर 4, नॉट 4 टाइम्स, पावर 4। तो क्या होता है कि इससे आपका, जब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आपके देश का, आपके राज्य का, आपके समाज का ग्रोथ होता है। तो हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, हम क्लियर बोल रहे हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ कहां हैं, जहां पे आप अनस्किल को, भाई आप ये करिए ना कि 50% रिजर्वेशन इस फला 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 जाति को मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी तो मिनिमम स्किल सेट कर दीजिए ना भैया, कि आपको आईआईटी में एडमिशन 0 नंबर पे नहीं मिलेगा, आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा कम से कम 30 नंबर लाइए, जिसे कुछ तो सब्जेक्ट पर विषय हो, आत्महत्या तो ना करें। हाँ, ये एक्चुअली ये भी एक बात है, पर मेरे ख्याल से ये भी एक लंबा विषय हो जाएगा कि जो लोग कम परसेंटेज पे लेके बड़े इंस्टीट्यूट्स में पहुंचते हैं, उनके बाद वहां पे वो कैसे सरवाइव करते हैं या नहीं कर पाते हैं, दैट्स अनदर बात ऑल टुगेदर। मेन था कि ये जो मानसिकता है, जो आपने बहुत क्लियरली बताई कि आखिर क्यों इतने ज्यादा बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी के प्रति आसक्त हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं उसकी तैयारी में। जैसे बहुत सारे फेमस जगहें हैं जहाँ पे, जैसे प्रयागराज था, एक सेंटर था, लखनऊ, मतलब लोग वहां पे तैयारी ही करते रहते थे 8-8, 10-10 साल। क्या कर रहे हैं बाबू, तो तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली का मुखर्जी नगर, हाँ उसी पे आ रहे थे, दिल्ली का मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के आसपास पूरा, और राजेंद्र नगर, और ये जितने हैं, फिर आपके अन्य सेक्टर, अन्य जगह हैं, मुनीर का आईसीएस के लिए, जीएसआरआई, और सॉरी आईईएस के लिए, आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, फिर ये टेक्निकल वाले सब जीएसआरआई, कालूसराय, बेरसराय में रहते हैं सब, और जो आपने बताया राजेंद्र नगर, और इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सर। वैसे हमारा विषय जो है, हमारा अभी चर्चा का समय काफी ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है, चल अगर मैं आपसे बहुत शॉर्ट में एक इस पे ले सकूं, मैं इस पे 2 मिनट बोलता हूँ, ये समझ लीजिए। मैं अपना एक सवाल पूछ जी, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे कोचिंग जो है, अब 10 लाख लोग जो एस्पिरेंट्स हैं, वो जाहिर सी बात है कि उनको ये बताया जाता है कि भाई उसमें से मैक्सिमम लोग कोचिंग करते हैं, और मुझे ये भी जानकारी है कि बहुत लोग अपना घर परिवार की जमीन जायदाद बेच के कोचिंग और उसकी तैयारी के फीसेस जमा करते हैं। तो कोचिंग वाले तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फायदे में है, क्योंकि इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा दोष जो है स्टूडेंट पे डाल देते हैं कि यार तुम ही कुछ बात नहीं थी कि तुम नहीं निकाल पाए, दिस दैट, और निराश मत हो, अगले साल फिर कोचिंग करो। और ये 3-3 महीने के बैचेस चलाते हैं, एग्जाम प्रक्रिया है पूरे साल भर की, और ये 3-3, 4-4 महीने के बैचेस चलाते हैं, और ये 50 लाखों, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ बच्चों से फीस लेते हैं, और अच्छी खासी फीस लेते हैं, लाखों रुपए में फीस लेते हैं। इनका अपना टर्नओवर बहुत बड़ा है। अभी मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे हमारे आपकी बात भी हो रही थी
कि सडनली हम देख रहे हैं कि जो विकास दिव्य कीर्ति, जो कि यूट्यूब पे बड़े चर्चित रहे कि सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलने में, या केजरीवाल की तारीफ करने में, या मोदी जी या भाजपा सरकार की बुराई करने में, और लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी द्वारा काफी ज्यादा प्रचारित प्रसारित किए गए, और उनका जो फाउंडेशन है या उनका जो कंपनी है दृष्टि आईएएस करके, अब मैं दिल्ली में था, मैं दिल्ली में भी देखा तमाम होर्डिंग्स, और मतलब करोड़ों रुपया एड पे खर्चा हो रहा है। लखनऊ में तमाम होर्डिंग्स पे उनके प्रमोशन चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद आपने बताया गोवा में भी है, तो ये अन्य शहरों में भी हाँ, होगा। मैंने गोवा में देखा इनका। गोवा में देखा आपने, तो ये तो मुझे लग रहा है अब जिसके पास 50-100 करोड़ का बजट है एड पे खर्चा करने के लिए, वो खुद कितना कमा रहा है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अरे वो बच्चा आपके यहाँ कोचिंग करने आ रहा है यार, तो वो अगर कुछ उसका नहीं हो रहा, और ये 100% है ना कि 100 में से खाली 1 या 2 का होगा, बहुत होगा तो मान लो कोई स्टेट का पीसीएस लेवल निकाल लेगा तो 1% और मान लो, कुछ होगा तो सीआरपीएफ या बैंक निकाल लेगा, पीओ की कोचिंग अलग है, सबकी कोचिंग अलग है, तो बहुत हुआ तो 100 अगर बच्चे दे रहे हैं तो हार्डली मैक्सिमम 4% से 5% के बीच में लोगों का सिलेक्शन होता होगा। 95% वही निराश होकर वापस अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य 4-5 साल बर्बाद करके, मिनिमम 4 साल, वो तो कहते हैं लोग कि भैया आईएएस की तैयारी करनी 4 साल तो मान के चलिए, 4 साल तो देना ही देना है, जो 4 साल नहीं दे वो क्या दिया, और बाकी 7-8 साल 10 साल तो दे ही रहे हैं, पता नहीं क्या है। और तो ये तो, और इसमें क्या है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखता हूँ, मुझे लगता है कि हमको एक दूसरा विषय करना चाहिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या हो रहा है। आप अपनी बात कहें, फिर आई थिंक हम इसका एक सेकंड पार्ट भी करेंगे सर, प्लीज। देखिए, व्हाट इज योर टेक ऑन कोचिंग एंड कोचिंग पे आपका टेक क्या है, मतलब ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ, अपने समय के साथ? देखिए, कोचिंग जो चल रहा है, कोचिंग जो चीजें हैं, ये सर कोशिश करिएगा थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि हम इस पे डिटेल में आगे चर्चा भी जरूर करेंगे। गुंडागर्दी 2 तरह की होती है, एक सड़क मोहल्ले पे पर्स मार और चवन्नी अठन्नी चोर होता है, और एक होता है संगठित, जो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील चलाते हैं। तो ये जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, दे आर बिग माफियाज, और जो आसपास छोटे छोटे चल रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, चलो इनको कर लिया। अब देखिए क्या होता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये आपके मन में, मतलब इनके ऐड से, इनके हर चीज से मन में भरा जाता है कि जब तक कि आप इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन कर लेंगे, आप तब तक जो है सिविल नहीं निकाल पाएंगे, पीओ नहीं निकाल पाएंगे, ये नहीं निकाल पाएंगे, वो नहीं निकाल पाएंगे। और मतलब मुझे तो कई बार शक भी होता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ तो घालमेल कहीं और तो नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर पोस्टर बैनर लगा दिया जाएगा तो कितने 100 करोड़ का वो एडवर्टीजमेंट हुआ, तो कितने 100 करोड़ का वो उगाही कर रहा है स्टूडेंट से। हर जगह पे कितने कितने बच्चों के बैच चल रहे हैं, उगाही चल रही है। समझ रहे, मतलब हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व इन कोचिंग। तो इट इज ए बिग माफिया, और ये माफिया को जब तक कर्म नहीं करेंगे, है ना, जब तक इन माफिया को नहीं कर्म करेंगे, तब तक ये चीजें आपकी बता रहे हैं ये होती रहेंगी। ये लोग आप देखिएगा तो ये लोग आते हैं, न्यूज चैनल पे आएंगे, मीडिया पे आएंगे, यूट्यूब चैनल्स पे आएंगे, और एक से लेके एक सैडिस्टिक बातें कहते हैं। आपकी जिंदगी में आपको बिल्कुल इनसिक्योर बता देंगे, अरे आपको सरकारी नौकरी करना है तभी आप सिक्योर, नहीं तो नहीं सिक्योर नहीं है। अरे हम तो कभी सरकारी नौकरी किए नहीं, हम तो छोड़ दिए थे रेलवे का नौकरी, मतलब ज्वाइनिंग नहीं किया। अरे हम जाना था जर्मनी फर्दर अपना स्किल बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, करने के लिए, यहाँ पे क्या करते, किसी भी सरकारी क्लास 1 से नीचे तो नहीं है, ऊपर ही होंगे। ऊपरी कमाई हटा दें तो हम उनसे कई गुना ऊपर है। तो लेकिन इन लोगों का एक माफिया है, माफिया सेटअप है, जिन्होंने एक प्रचारित किया हुआ है कि आपको ये करना ही करना है, तो चल रहा है भाई। अभी इस पे एक थोड़ा डिटेल बाद में डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे, ये संगठित माफिया कैसे काम कर रहा है। ये सर मैं ये कर रहा हूँ कि ये हमारे दर्शकों के लिए भी बड़ा लंबा है, पर ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी एक सीरीज करते हैं, और अभी हम इस वीडियो को यहीं चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो इसी चर्चा पर होगा, इसी विषय पर होगा, बेसिकली सरकारी वर्सेस प्राइवेट, और ये जो कोचिंग का नहीं, चल रहा है। हम इस पे ये भी करेंगे
कि बच्चे आप इतना स्किल कैसे डेवलप करोगे और उस स्किल को डेवलप करके अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। आप जो 4 साल 5 साल वहां बर्बाद करके लाखों रुपए घर का कर्जा कर रहे हो, उस पैसे को बचा के आप उससे ज्यादा बेहतर जिंदगी में कैसे कर सकोगे, हम ये बताएंगे, और बिना पैसे के बताएंगे, हमको 1 रुपए की चीज नहीं चाहिए बस। और इसमें जो है कि आप अपना जीवन यदि सरकारी नौकरी की तरफ सोच रहे हैं, कोचिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी सोचने जा रहे हैं, ये माँ बाप के लिए भी है, उनके बच्चों के लिए भी है। माँ बाप के लिए मेरी ये राय है कि आप अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन तो जो दे रहे हैं वो दे, बिल्कुल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, पर यह भी सोचिए कि स्वयं भी व्यापार करके अपने बच्चे को विरासत में कंपनी दीजिए। आपने नौकरी की, आपने अपने जीवन को किसी तरह ऊपर लेके आए। हमारे 1-2 जनरेशन पहले ऑफ कोर्स सब लोग हमारे यहाँ गांव में थे, खेती कर रहे थे, तो एक जनरेशन ऑफ कोर्स पहले सरकारी नौकरी के अलावा नेहरू जी ने कोई माहौल छोड़ा भी नहीं था कि कोई आदमी कुछ कर पाए। तो 91 के बाद थोड़ा सा जो लिबरलाइजेशन हुआ, इसमें लोगों ने अपने आप को पुश करना शुरू किया। 10 सेकंड। सरकारी नौकरी आपको आज मिलेगी, आप हो सकता है बहुत अच्छा आगे कर लोगे जिंदगी में। आपने भी बीच में बोला था कि आप कुछ खोलिए और बच्चों को कंपनी दे करके जाइए। मैं ये शर्त के साथ कहता हूं कि चाहे लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बेंगलोर हो, बंबई हो, बहुत जगह आप देखोगे तो जिन लोगों ने छोटी दुकानें भी शुरू की 3-4 जनरेशन पहले, आज उनकी चौथी जनरेशन अगर उसमें लगी हुई है तो किसी भी आईएएस अफसर को बाएं पॉकेट में रख करके चल सकता है, इतने उसके पास स्टेब्लिश पैसा है। छोटे छोटे पंसारियों के पास, दिल्ली में बैठे हुए खारी बावली में बैठ के ड्राई फ्रूट डीलर्स के पास। आज एक कंपनी है जिसका हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, हैवेल्स बिजली की कंपनी है। किसी जमाने में लाला हवेली राम सन्स कंपनी थी जिसका शॉर्ट फॉर्म हैवेल्स है। कब उन्होंने खड़ी की, आज देखिए कितने करोड़ों की टर्नओवर की कंपनी बन रही है। तो आज आप इस पे कैसे बढ़ सकते हैं, आप कैसे आज स्टार्टअप लगा सकते हैं, आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं और जनरेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। देश की इकोनॉमी कंट्री हम वो सिखाएंगे बिना पैसे के, इसी चैनल पे सिखाएंगे। इस नोट पे हम इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। हम सिर्फ एक रैंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक हम अपना ये नहीं कर रहे कि ये खराब है, वो खराब है, सरकारी नौकरी खराब है, ये सब वो सब। हम एक समाधान के साथ भी आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ, ऑफ कोर्स वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम समाधान लेके ही आएंगे। तो जो हम बात कह रहे हैं हम उसका समाधान भी लेके आ रहे हैं। और इस नोट पे अभी आज की हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस व्यूअर्स। और जैसा रंजय सर ने कहा, हम अपने नए वीडियोस में जो हमारी प्रॉब्लम पे डिस्कशन चल रही थी वो तो हम करेंगे, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अ बिग माफिया, बिग स्कैम, वो अपने आप में हो रहे हैं। बच्चों को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बचाइए, उनको एक बेहतर दिशा दीजिए। और आज जो योगी जी ने जिस बात से ये शुरुआत हुई थी कि प्राइवेट में रिजर्वेशन नहीं आएगा, उसको ठोकर मार दी गई है पूरी तरह। प्राइवेट में अपनी बुद्धि, अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, जैसा रंजय जी ने कहा, जर्मनी का स्किल सेट बढ़ाने के लिए, जीवन में जो भी नया तकनीक आ रहा है उसको अपने आप को अपडेट करते रहने के लिए कितना जरूरी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में रहें। और सरकारी नौकरी बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, वहां आप कुछ सोच भी रहे ना तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, वो आपको बहुत बांध के रख देता है, वो आपको बहुत सीमित कर देता है। एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, जब अपना जीवन जो आपको मिला है उसको अगर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, आपको समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपडेट होते रहना है, तो बीइंग इन प्राइवेट सेक्टर is one of the best things you can do। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस ऑन दिस नोट। और हम रंजन जी को धन्यवाद करते हैं। हम एक नए विषय, सिमिलर विषय के साथ, सिमिलर जोन में समाधान के साथ भी आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका। थैंक यू सो मच।